सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो बहुत डाइवर्स तरह के बच्चे ऑप्ट करते हैं। और ना मेरी यहाँ पे सिर्फ एक ही कोशिश है आप सभी के साथ कि सोशियोलॉजी एक बर्डन ना बने, सोशियोलॉजी रादर एक ऐसा एसेट बने जो आपको जीएस में, एसए में, सब जगह हेल्प करता चले। और इनफैक्ट एक ऐसे माइंडसेट के डेवलपमेंट की बात मैं चाहता हूँ करना जो आपको इंटरव्यूज़ में भी हेल्प करे और रिफ्लेक्ट करे आपके आंसर्स में। तो दोस्तों यहाँ स्लीपी क्लासेस पर एक ही चीज़ है जो हमें गाइड करती है, वो ये है कि स्टूडेंट एक्सेल करें एग्जाम्स में, चाहे वो सोशियोलॉजी का कोर्स हो या कोई भी और जीएस का, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी कोर्स हो। एक्सेलेंस ही रिक्वायर्ड है यूपीएससी में अंत में रैंक दिलाने के लिए। बहुत से डाइवर्स तरह के बच्चे जुड़े स्लीपी क्लासेस के साथ, सोशियोलॉजी का कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, एक्सेल किया, सिंगल डिजिट रैंक लिए। वही कोशिश कर रहे हैं हम पर्टिकुलर अपने कोर्सेज में कि आप जुड़ें अगर हमारे साथ तो सिंगल डिजिट रैंक निकालें और सबसे ज़रूरी बात, पूरे प्रोसेस को एंजॉय करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। और C6 चैप्टर कवर कर रहे हैं हम अपने पेपर 2 सोशियोलॉजी का। उसमें आखिरी टॉपिक है वो है इमर्जिंग इश्यूज़। इसमें एजिंग को लेके हमें बहुत सवाल पूछे गए हैं, उस पर बात करते हैं। तो ओके, जैसे जैसे देखो क्या बताता है एजिंग कि बुढ़ापे की तरफ आबादी बढ़ती है, तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स बताइए एंड सॉल्यूशंस बताइए। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि मेडिकल साइंसेज में एडवांसमेंट हो रही है तो डेथ रेट कम हो रहा है, क्योर्स इजीली अवेलेबल है, तो ह्यूमन लाइफ की लॉन्जेविटी बढ़ती है। एंड लॉन्जेविटी बढ़ने से क्या होगा, एजिंग हो जाएगी आबादी की। आबादी में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 60 या उससे प्लस होंगे। तो एजिंग को डिफाइन करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे क्लार्क टिबेट्स को हम कोट कर सकते हैं। क्लार्क टिबेट्स हमें क्या बताते हैं कि जब किसी इंसान ने अपना ट्रेडिशनल एडल्ट रोल पूरा कर दिया हो, ठीक है, जो उससे एक्सपेक्टेड था, ट्रेडिशनल एडल्ट रोल वो पूरा कर दिया हो कि अच्छा बच्चों की शादी कर देना हमारे देश में बहुत बड़ी बात है ना। तो जैसे लगता है वो कर दिया, लोगों को लगता है अब हम बूढ़े हो गए। ओके, देन उसके बाद लेट्स से अगर किसी को लगता है कि बच्चों को पढ़ा दिया तो बूढ़े हो गए, किसी को लगता है कि ग्रैंड चिल्ड्रन को अगर हमने अच्छे से पाल पोस लिया बूढ़े हो गए। तो इसीलिए जो ट्रेडिशनल जो एडल्ट रोल्स हैं उसको पूरा कर दो तो आप क्या बन जाते हो, एजेड। ओके, वर्णप्रस्था मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। वर्णप्रस्था हमारे जो इवन की लिखा भी हुआ है, हमारी जो ओल्ड जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि वर्णप्रस्थ भी एक हमारी स्टेज है, दैट इज व्हेन यू आर ओल्ड, एजेड। देन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एजिंग को हम डिफाइन करें, फिजिकल एजिंग या सोशल एजिंग, है ना। फिजिकल एजिंग तो वो है कि शरीर बूढ़ा हो चुका है, वो तो 40 पे भी हो सकता है। सोशल एजिंग कब होती है, जनरली जब आपको समाज समझता है कि अच्छा अपने अपने सारे जो सोशल रोल पूरे कर दिए, एज के हिसाब से एडल्ट रोल पूरे कर दिए। तो इसमें भी डिफ्रेंशिएट करना हमें पता होना चाहिए। देन उसके बाद देखें बेकर हमें क्या बताते हैं कि जो आपके जो ब्रॉडली जो चेंजेस हो रहे हैं एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी में बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, वक्त बीत रहा है, इसी कारण जो इंडिविजुअल में बदलाव आ रहे हैं उसको भी एजिंग कह सकते हैं। रूरल एंड अर्बन इलाकों में एजिंग अलग अलग तरह से देखी जाती है। एंड उसके बाद जैसे जैसे सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज हो रही है अलग तरह देखी जाती है। माइग्रेशन का असर है एंड इंट्रा जनरेशनल गैप भी है। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अलग दिक्कतें हैं, आगे देखते हैं, आ जाओ। तो उसके बाद हमने 60 इंडिया में हमने एक ऑप्टिमम एक एज मानी है जहाँ पे हम जो लोगों को बूढ़ा बोलना शुरू कर देते हैं, विच इज़ बिकमिंग अगेन वेरी क्वेश्चनेबल। 60 में अभी जैसे रिसेंटली था कि 60 में बूढ़ा नहीं हो रहे अब लोग ना, वो जो एक पर्टिकुलर पहले एरा थी 1960-70s की, 60 में लोग बूढ़े हो जाते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं होता, 60s में लोग बूढ़े नहीं होते हमारे देश में अब। एंड इसीलिए एज, वर्किंग एज की डेफिनेशन एट्सेट्रा बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। ओके, एंशिएंट जो हमें स्क्रिप्चर्स भी बताते हैं, वर्णप्रस्था हमारा जो लास्ट स्टेज है ज़िंदगी की, और इसीलिए जो रिलीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजेड में, हमारे जो देश के जो एजेड है उनकी लाइफ में। फिजिकल एजिंग इज़ कि हेल्थ स्टेटस, सोशल एजिंग इज़ कि आपने जो प्रोडक्शन प्रोसेस से जब आप रिटायर हो जाते हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिटायर हो जाते हो, तो आपकी सोशल एजिंग भी हो जाती है। रूरल वर्सेस अर्बन एरिया में देखें तो रूरल एरियाज़ में अभी भी सोसाइटी जो है पर्टिकुलरली वो एजेड को एक मीनिंगफुल लिंक मानती है ट्रेडिशन से, हिस्ट्री से। इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में जनरली इक्वालिटेरियन जो पार्टनरशिप वाला मोड चलता है, रोल्स थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं
क्योंकि पहले अगर अथॉरिटेरियन पेट्रियार्कल थे तो थोड़ा इसका असर क्या दिखता है हमें कि अब इक्वालिटेरियन की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे शायद जो टीवी प्रोग्राम्स में जो एक बूढ़े दादाजी बैठे होते हैं और वो जो बोल देते हैं बस घर में वही होता है। लेकिन अगर आप सिमिलर सा अगर आप इमेजिन कीजिए एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में, एक मिडिल क्लास फैमिली में, वहाँ पर जैसे ही रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद अब क्या होता है थोड़ा इक्वल हो जाते हैं वो। ऐसा नहीं है कि अब वो अथॉरिटी नहीं दिखाते। तो ये जो किस तरह की सोसाइटी में बैठे हुए हैं तो उसका बहुत असर है। ओके उसके कारण बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। रूरल सेटिंग्स में लोग ग्रेजुअली रिटायर होते हैं इल हेल्थ के चक्कर में, वरना तो काम करते रहते हैं खेतों में जाके। लेकिन जो अर्बन इलाकों में एज जनरली डिसाइडेड होती है बहुत सारी जॉब्स की, उसके बाद लोग रिटायर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, चाहे हेल्थ अच्छी है चाहे नहीं, ठीक है। उसके बाद रैपिड अर्बनाइजेशन से हो क्या रहा है कि न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं, फ्लैट सिस्टम आ रहा है एंड वीमेन दे आर टेकिंग अप जॉब्स। तो उसके कारण जो एजेड जो लोग हैं उनके रोल्स बदल रहे हैं, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। एंड जो वहाँ पर हो क्या रहा है कि अब जैसे जो हमारे जो सिटीज़ हैं, थोड़ी जो सिटीज़ में ऐसे कोई कॉमन पब्लिक स्पेसेस घटती जा रही हैं, तो जो हमारे और पर्टिकुलरली जो एजेड जो हमारे लोग होते हैं, मान लो इमेजिन करो कि बच्चे जॉब करने चले गए शहर छोड़ के कहीं और, उसके बाद ग्रेजुअली पापा मम्मी ने वहाँ के ज्वाइन कर लिया, बूढ़े माँ बाप ने आके ज्वाइन कर लिया, अब वो नए शहर में किसी को जानते भी नहीं है और चार दीवारी बंद होकर रह जाते हैं, तो ए सोशल हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर कन्फाइंड टू 4 वॉल्स और हमेशा ही ग्रैंड चिल्ड्रन का ध्यान रखते हुए पूरा अपना टाइम बिता रहे हैं। एंड उसके कारण हो क्या रहा है, एंड पर्टिकुलरली एक बहुत बड़ा जो ट्रांजिशन उनकी ज़िंदगी में होता है कि पहले वो होते हैं प्रोवाइडर, सब कुछ खुद लेकर आ रहे हैं, पैसा खुद कमा के आगे कर रहे हैं, उसके बाद वो हो जाते हैं डिपेंडेंट। तो एकदम से साइकोलॉजिकल स्टेटस में भी, जो नॉट ओनली इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, साइकोलॉजिकल स्टेटस में भी थोड़ा वहाँ पर अफेक्ट होता है। एंड इसके बाद जो एक और जो इम्पैक्ट क्या है कि लिमिटेड या तो नो या लिमिटेड पार्टनरशिप हो जाती है, पार्टिसिपेशन हो जाती है डिसीजन मेकिंग में, इकोनॉमिक स्फेयर में, ये करें कि ना करें, क्योंकि कंट्रीब्यूट बहुत लिमिटेड कर रहे हैं पैसे में, तो इसीलिए बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजन उनसे पूछ के नहीं भी लिए जाते। एंड प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन में क्या होता है, या तो बच्चे जो छोड़ के चले जाते हैं उनको ग्रेजुअली पेरेंट्स आके ज्वाइन करते हैं उनको, तो इसीलिए होता क्या है कि जब व्हेन दे गो बैक टू ज्वाइन, तो जो ऑलरेडी माइग्रेटेड है तो प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट, आइसोलेशन, उसकी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखनी है। अब अगर इसके आगे देखें तो जैसे फैमिली में रोल ट्रांजिशन कैसे रहते हैं, इंट्रा जनरेशनल गैप के बारे में एक आधी लाइन देख लेते हैं। तो जैसे वही है कि जैसे अब जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है उस पे एजिड और यंग दोनों पर रिपरकशन है। तो हो कैसे रहा है कि अब जो पर्टिकुलरली जो कल्चर बहुत जल्दी बदलते हैं, एंड कल्चर बदलने से क्या होता है, इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एंड ये अभी का प्रोसेस नहीं, हमेशा चलता है ये, लेकिन अभी ये बहुत रैपिड हो गया, चेंज ऑफ जो रेट ऑफ चेंज है बहुत रैपिड है। एंड देन उसके बाद बहुत से अर्बन जैसे जो जगहों पर अगर स्टडीज़ होती हैं तो क्या पता लगता है कि जैसे जैसे ओल्ड एज होती है, जो चाहे स्टेटस चाहे इन्हांस होता रहता है, ठीक है, कि ओल्ड एज होने के कारण, लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी कॉन्स्ट्रेंट कर देती है, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत लिमिटेड कर देती है ऑप्शंस को, डिसीजन मेकिंग पावर को, बहुत चीज़ों को, ठीक है। एंड उसके हो क्या रहा है कि अब जो इकोनॉमिक और इमोशनल सपोर्ट दोनों ही फैमिली से मिलेंगे, क्योंकि अब थोड़ा नेटवर्क कम हो जाता है, ऑफिस नहीं जा रहे, जहाँ भी नहीं जा रहे अपनी जो वर्क प्लेस पर, तो इमोशनल सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ टोटली फैमिली पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड इसीलिए अब हो क्या रहा है कि ट्रांजिशन भी कैसे हो रही है कि पहले ब्रेड विनर थे, अब वो डिपेंडेंट हो गए हैं, एंड इसीलिए इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा राइज करती हैं रैपिडली। अब आगे, अब एक आपको जो कभी भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आपने वहाँ पे ये एस्पेक्ट जो जनरली ट्राई करना दिखाने का कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रिटायर्ड लोग अलग तरह से दिखते हैं, एजेड अलग तरह से है। तो अब जो ऑर्गेनाइज से जो रिटायर होते हैं उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जो इनसिक्योरिटी काफ़ी कम होती है, जबकि जो इनफॉर्मल सेक्टर से रिटायर हो रहे हैं वो उनके पास कोई है ही नहीं इकोनॉमिक सिक्योरिटी, बहुत ही मिनिमलिस्टिक सी है, ठीक है। इसीलिए जो आप जो देखते हैं जो पेजेंट्स हैं और अगर बूढ़े हों, एजेड हों, तो वो वर्स्ट सफरर्स हैं, एंड उनको बहुत देर तक क्या करना पड़ता है, वर्क में पार्टिसिपेट करना पड़ता है इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ एंड ओल्ड एज। तो इसीलिए
अभी हो क्या रहा है कि इंडिया वैसे हमेशा से ही वैसे काफ़ी एल्डर डायरेक्टेड सोसाइटी रहा है, लेकिन इंक्रीजिंगली कल्चर इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट। अब यहाँ पे आपको सवाल आते हैं थोड़े से, जो कन्वेंशनल टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो हैं कि पर्टिकुलरली हमें एजेड चाहिए क्यों, है ना, और एजेड की हमें जो पर्टिकुलरली उनके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना, तो ये सब कुछ पॉलिसी मेकिंग। तो पहली बात तो ये हमने कीवर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस एक कीवर्ड हो गया, वो था ही सोल। ये आप ही सोल को आप जगह जगह यूज़ कर सकते हैं। हमने जुगाड़ सीरीज़ में भी ही सोल के बारे में आपको बताया था, ठीक है। जो आपने जुगाड़ सीरीज़ अगर देखी हो, मेंस अगर लिख रहे हो आप, तो उसके पहले आपको बहुत हेल्प करेगी जुगाड़ सीरीज़ हमारी। तो ही सोल में क्या था कि जो एजिड जो लोग हैं उनकी नीड्स कौन सी कैटेगरी में फॉल करती हैं। हेल्थ नीड है ना, इकोनॉमिक नीड, ही सोल के हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं, सोशल, ऑक्यूपेशनल, लेजर, एनवायरमेंटल, ठीक है। तो हेल्थ आपको उस बात समझ आ रही है, इकोनॉमिक समझ आ रही है। देन उसके बाद सोशल, कि जहाँ पे सोशलाइज करना है, फैमिली पे डिपेंडेंसी बढ़ गई है। ऑक्यूपेशनल, कि खुद को कैसे ऑक्यूपाइड रखें पूरा दिन, ऑक्यूपेशनल नीड। उसके बाद जो लेजर, कि कहाँ पे मैं घूमने जाऊँ, टहलने जाऊँ, चार दीवारी में कैद हो गया हूँ। एंड देन एनवायरमेंटल, अगर मैं बाहर जा भी रहा हूँ तो हवा पानी कुछ ऐसे दुरुस्त नहीं है जहाँ पर मेरे लिए बहुत कंड्यूसिव नहीं है। ओल्ड एज और बच्चे तो जितना पॉल्यूटेड एयर उतने जल्दी उन पर इफेक्ट आता है। तो एंड उसके बाद साइकोलॉजिकल जो नीड्स भी हैं, बच्चों के साथ माइग्रेट करते हैं, उसकी अलग तरह के टेंशन्स हैं। विमेन पर्टिकुलरली आर इंक्रीजिंगली मोर वल्नरेबल। अगर जैसे जैसे विमेन में एक और बात के विटनेस करते हैं, विडोहुड में स्टेटस का मेजर लॉस होता है इंडियन सोसाइटी में। तो ये बात हमें और एक ध्यान में रखनी है, ही सोल को एक्सपांड कर सकते हैं। देन जो MS गोर हमें बताते हैं कि एजिंग के मेरिट्स क्या हैं, ठीक है, एजिंग के फ़ायदे क्या हैं। एक तो बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो सभी के सभी एजिड लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ में। एंड कल्चर के जो करियर हैं, कि कल्चर को कैरी करते हैं, वैल्यूज़ को कैरी करते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट, एंड देन अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ बांटते हैं, लोग उनसे सीखते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर मेरिट्स हैं हमें जो एजिड लोगों से हमें मिलते हैं, ठीक है। एंड देन अगर हम सोशल एस्पेक्ट और एजिंग को और देखें अगर, तो जो इन्फ्लुएंस है डिसीजन मेकिंग में काफ़ी कम हो जाता है, एंड टाइम बढ़ जाता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ जाता है। वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद एजिड पीपल, साइकोलॉजिकल इश्यूज, रूटीन का ख़त्म हो जाना, फ्रेंड्स से सेपरेशन, और उससे होगा क्या कि अब बहुत सारा टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, फैमिली मेम्बर्स की बातों में बहुत इंटरफेरेंस बढ़ जाती है, तो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, और कुछ तो फैमिली से निकाल भी दिए जाते हैं। आप देखते हैं पर्टिकुलरली कि जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग इन ओल्ड एज शेल्टर होम्स, है ना, ओल्ड एज शेल्टर होम्स में आपको पता है कि कितने सारे लोग रह रहे हैं। एंड देन बहुत सारे लोग बच्चों के साथ माइग्रेट करना पड़ता है उनको, अलग तरह की टेंशन। तो इसीलिए 4 तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो जैसे एक है डे केयर सेंटर्स, एक है फुल टाइम स्टे वाले। डे केयर मतलब दिन में आके रहो, रात को अपने घर जाओ। देन फुल टाइम स्टे वाले, ये वो हैं जो अनअटैच्ड डिपेंडेंट्स हैं, और जैसे जिनके फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं है। एंड देन उसके सिवा काउंसलिंग वाले, जो इनक्योरेबल या फिर क्रॉनिकली इल बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए। एंड देन वो ऐसे वाले जो इंस्टीट्यूशंस और प्रोग्राम्स भी हैं जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जिनके पास इनफ मीन्स नहीं है अपने आप को सस्टेन या फिर अपने आप पर खर्च करने के लिए, चाहे वो डिजीज़ को लेके हो, जो भी, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक तो डे केयर, और एक फुल टाइम, एक काउंसलिंग, और एक फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये 4 तरह के ब्रॉडर प्रोग्राम्स हैं। अब आगे, क्योंकि ना देखो, जिस आपको अलग अलग तरह से सवाल पूछ सकते हैं, तो अलग अलग तरह से मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें यहाँ पे खुल जाएं आपके सामने, ताकि आप जो पॉइंट्स को एक बार रिकनसाइल करो, अपना आंसर अच्छे से बना दो। एंड देन प्रॉब्लम्स क्या हैं एजिड की, इनको आप 4 तरह से क्या दे सकते हो, कि साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रॉब्लम्स, है ना, देन हेल्थ एंड मेडिकल वाली प्रॉब्लम, देन कि आपकी साइकोलॉजिकल इमोशनल वाली प्रॉब्लम की सेवा है आपकी, जो क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत डिक्लाइन हो जाती है, तो उसके कारण जो प्रॉब्लम आती है। मेडिकल केयर, हाउसिंग कंडीशन को लेके पर्टिकुलरली, कि जो अकोमोडेशन शेयर करनी पड़ती है बहुतों के साथ, कई की, जैसे अभी मान लो पहले तो बाहर रहते थे, अब वापस आके बच्चों के साथ रहना पड़ रहा है, या जैसे भी हो रहा है एडजस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि अब इकोनॉमिक जो हालात भी बेटर नहीं रही, तो शायद घर छोटा करना। सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हमारे पास है एक। देन उसके बाद, है ना, ये रिपीट हो गया। एंड देन उसके बाद रिवर्स मॉर्टगेज शुरू किया था बैंक्स ने। रिवर्स मॉर्टगेज में क्या होता है कि आप अपना घर बेच दीजिए और आपको
आपको जब तक आप जिंदा हैं आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने मिलती रहेगी। मान लो आपने घर बेच दिया और आपका घर की कीमत बैठती थी लेट्स से 25 लाख रुपए, तो आपकी एज है अभी 60 ईयर्स, तो 25 लाख तो कभी देर से देर खत्म हो जाएंगे। तो अभी क्या किया बैंक्स ने, रिवर्स मॉर्टगेज कर दिया। आपने बैंक को घर बेच दिया, तो अब तो बैंक जब तक आप जिंदा हो, वैसे इसकी पहले अपर लिमिट थी 85 ईयर्स, लेकिन अब सरकार ने क्या कहा है कि जब तक आप जिंदा हो, ठीक है, तो आपको जब तक आप जिंदा हो, आइदर ऑफ द टू सर्वाइवर्स, हस्बैंड वाइफ के लिए होता है, तो आपको हर महीने कुछ एक अमाउंट जो आपके घर की वैल्यू के हिसाब से निकलेगी वो आपको हर महीने मिलती रहेगी एज एन इनकम। उसको रिवर्स मॉर्टगेज कहते हैं। एंड आफ्टर द कपल विल डाई, तो वो घर बैंक का हो जाएगा। तो उससे क्या हुआ कि घर के नाम पर इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी मंथली। देन सीनियर सिटीजन एक्ट में आपको मैंडेटरी है मेंटेनेंस देना। सीआरपीसी का सेक्शन 125 याद रखिएगा, ठीक है, सेक्शन 125 वहाँ पर राइट टू मेंटेनेंस है। एंड देन अटल पेंशन योजना की बात हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो हैं जो सरकार काम कर रही है ओल्ड एज की पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, दिक्कत को दूर करने के लिए। आपको याद भी होनी चाहिए। ओके यही जो टॉपिक होता है हमारे पास, एक सेक्स रेशो इन इंडिया, उसमें हम बोलेंगे ओवरऑल सेक्स रेशो तो हमारे देश की इंप्रूव हुई है, लेकिन 0 to 6 वाली फॉल हुई है। एंड जो सेक्स रेशो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जेंडर बैलेंस का, कि किस तरह से सोसाइटी में पेट्रियार्की वगैरह की बात होती है नहीं होती, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। लेकिन अभी जो रिसेंट लेवल पे देखा गया है कि जो हमारे सेक्स रेशो जो इवन की SC/ST कम्युनिटी में पहले काफ़ी हेल्दी हुआ करती थी, यहाँ भी गिरनी शुरू हो गई है। अभी तक ये अनअफेक्टेड थे। आपको ये UPSC ने सवाल भी पूछा कि ये आपको GS1 में कि ST कम्युनिटी में भी सेक्स रेशो गिरी है, इसका क्या कारण होगा। बहुत ही मुश्किल सवाल था, लेकिन 2-3 पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट्स नहीं आपको ऑन द स्पॉट याद आते। लेकिन ये सवाल क्यों पूछा गया, क्योंकि ये हो रहा है। जो अभी तक कम्युनिटीज अनटच थी वहाँ पर भी अब ये, क्योंकि हो क्या रहा है, देखो ऐसा क्यों होता है कि पर्टिकुलरली जो सेक्स रेशो डिक्लाइन क्यों होगा। अगर बिल्कुल ब्रॉडर देखो आप कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में, पहली बात तो ये है कि जो ब्रॉडर सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ की पेट्रियार्कल वैल्यूज़, वो भी पहुंचना शुरू हो जाएंगी इन तक। वो पहुंचेंगी वैल्यूज़, तो अकॉर्डिंगली दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक द नॉर्मल सोसाइटी, द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो इसीलिए वो वहाँ पे रेस्ट ऑफ द सोसाइटी तो पर्टिकुलरली अच्छे से वैल्यू नहीं करती औरतों को, जो बच्चे पैदा होंगे लड़कियों को। तो इसीलिए पहली बात तो वैल्यूज़ पहुंच रही हैं। दूसरी बात टेक्नोलॉजी पहुंच रही है कि अगर पहले मान लो लड़की नहीं चाहिए थी तो पता नहीं चल सकता था, टेक्नोलॉजी पहुंच गई। टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई टेक्नोलॉजी की, है ना। उसके बाद सेकेंडली जो हिंटरलैंड में वगैरह में लॉ की इतनी नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए कुछ कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो हो कर रहा है। लेकिन बात शुरू कहाँ से हो रही है, वैल्यूज़ से, कि जब अगर मान लो कोई किसी को चाहिए ही नहीं वो चीज़, चाहे टेक्नोलॉजी हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ऐसा हो गया वैल्यूज़ के होने से कि वैल्यूज़ ऐसी आ गई हैं तो लोगों को चाहिए कि मुझे भी सिर्फ लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अनअफेक्टेड इलाकों पर भी इफेक्ट होना शुरू हो गया है। एंड अ लॉट कैन बी लेट्स से जो ब्लेम्ड, या फिर जो अ लॉट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मीडिया, कि मीडिया पर्कोलेट करता जा रहा है एंड एक पर्टिकुलर तरह का वैल्यू कल्चर सब तरफ फैला रहा है। ओके, देन हिस्टोरिकली देखें तो स्लाइटली फीमेल्स की फेवर में होता है सेक्स रेशो, लेकिन इंडिया में डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो है। आप इमेजिन करो कि अगर हम नेचर को उस पर छोड़ दें तो नेचर के जो हमारी स्टडीज़ क्या बोलती हैं कि 1020 लड़कियां पैदा होंगी 1000 लड़कों के लिए, ठीक है। तो लेकिन हमने क्या किया, हमने 1020 नहीं, अब हमने कितनी, लेट्स से अप्रॉक्सीमेटली 940 पैदा की हैं। तो हमने तो 940/1000 है। देखने में लगता है ना गैप 60 का है, लेकिन अगर हम नेचर के हिसाब से देखें गैप 80 का है। तो हमने बहुत एफर्ट किया, एक तो नेचर को सबवर्ट किया, पहले जो चाह रही थी नेचर, उसको सबवर्जन के बियॉन्ड हमने जाके क्या देखा कि हमने अब और भी उसको 1000 से नीचे जाके 940 तक ले आए हम, ठीक है। ओके, देन आगे देखें, अगर जो सेक्स रेशो को, जिसको 0 to 6 वाले को जुवेनाइल चाइल्ड सेक्स रेशो कहा जाता है, काफ़ी शार्पली गिरा। एंड जो कई जगहों पर तो ये बहुत ही ज़्यादा वरीसम है कि 800 समथिंग भी है। एंड देर आर डिस्ट्रिक्ट्स इन हरियाणा जहाँ पर ये 500 समथिंग भी है। तो अब जो सोशोलॉजिस्ट वगैरह क्या बोलते हैं कि डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो क्यों है, वो कह रहे हैं कि कल्चरल फीचर है ना, इनहेरिटेंस के इश्यूज हैं, सेफ्टी के टेंशन है, पेट्रिलिनी
कि पैट्रीलिनी मतलब कि सेंस कि मेल की लीनियज ही कैरी होती है, फीमेल को इसीलिए इतना जो वैल्यूएबल या इम्पॉर्टेंट नहीं मानते। एंड देन ऑनर और फीमेल दे गो हैंड इन हैंड। तो कि कभी भी फीमेल को वायलेट कर दे, अगर कोई बॉडी को वायलेट कर दे तो ऑनर भी रिस्क पे आ जाता है। जैसे आपने शायद सुना भी होगा कि जो इवन कि आप इमेजिन कीजिए जैसे पार्टीशन हुई जब देश की, तो बहुत ही अत्याचार हो रहे थे और पार्टीशन के दौरान बहुत सारे जो ऑपोजिट कम्युनिटीज़ एक दूसरे को मार रही हैं, तो लोगों को डर था कि कहीं उनकी बहू बेटियों को कोई आके उठा के न ले जाए, तो उन्होंने खुद ही अपनी बहू बेटियों को मार भी दिया था कि उनका परिवार का ऑनर कहीं कल ख़राब ना हो जाए। तो इसीलिए इतना ज़्यादा इनग्रेन्ड है सोसाइटी में कि हमारी बहू बेटियों की बॉडी में ही हमारा ऑनर छुपा हुआ है। ऐसी वाली बात हमने बात भी की थी इसको ऑनर किलिंग में। तो एंड देन हेल्थ फैक्टर में इंपॉर्टेंट बात क्या है, चाइल्ड बेयरिंग। चाइल्ड बेयरिंग के दौरान भी इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेथ होता है मदर का। तो इसीलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये वुमेन फेस करती हैं ये डेंजर, तो उनकी थ्रेट लेवल ज़्यादा है। तो इसीलिए अब क्या होगा, सेक्स रेशो पे असर पड़ सकता है। तो एंड देन उसके बाद मैटरनल मोर्टालिटी जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जाएंगी और जो एजुकेशन अवेयरनेस और मेडिसिन साइंस वगैरह सभी में, तो ये वाला रिस्क तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देन उसके बाद गर्ल बेबीज़ होती हैं, ये निगलेक्टेड रहती हैं इन्फेंसी वगैरह सभी में। एंड देन सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन भी हो जाते हैं। एंड देन अगर फीमेल अगर पैदा हो भी गई तो उनकी इन्फेंटिसाइड कर दिया जाता है रिलीजियस या कल्चरल बिलीफ के चलते। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स ये वाले 4-5 और ये 3-4 पॉइंट अगर डाल दें तो हमारे पास 7-8 पॉइंट्स हो जाते हैं काफ़ी अच्छे कि सेक्स रेशो काफ़ी डिफरेंट क्यों है। एंड अगर आप चाहें तो अगेन मेटा जो प्रेफरेंस है टू सन कि हमें जो आखिरी बच्चा लड़का ही चाहिए तब तक, अदरवाइज या फिर अगर जो लड़का हो जाता है तो आगे लड़कियां पैदा ही नहीं करते। ओके, देन आगे एनॉमलीज़ क्या हम देखते हैं। एनॉमली मतलब कि जो थोड़ी पेचीदा चीज़ है, कि ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पर सेक्स रेशो एकदम ब्लूम कर रही है, बिल्कुल मज़ेदार है, नहीं। जो लोएस्ट जो चाइल्ड सेक्स रेशो दिखती है हमें सबसे प्रॉस्परस रीजन में दिखती है। जितनी प्रॉस्पेरिटी उतनी जो चाइल्ड सेक्स रेशो हमें जो दिखती है जो स्क्यूड नज़र आती है। तो क्योंकि देखो हो क्या रहा है कि जो पर्टिकुलर जो प्रॉस्परस हमारे देश जो हमारे देश के इलाके हैं, लेट्स से पंजाब है ना, लेट्स से हरियाणा, दीज आर वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पर सेक्स रेशो की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा जो डीप है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, डाउरी इज़ एन इशू। कि यहाँ पर अगर आप ना मान के चलो कि जो प्रॉस्परस इलाके हैं, तो प्रॉस्परस इलाकों में तो डाउरी पे जो डाउरी को पे करने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर भाई मैं अमीर हूँ, मैं डाउरी पे कर दूंगा तो क्या टेंशन है मुझे। तो लेकिन अब हो क्या रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रॉब्लम एक्यूट है। दैट मीन्स आंसर डाउरी में तो नहीं छुपा हुआ। ओके, देन उसके बाद हो क्या रहा है कि अब कहते देखो यहाँ पर ये लोग हैं, ये दीज आर दोज कम्युनिटीज़ पर्टिकुलरली पंजाब एंड हरियाणा जो कि जहाँ पे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से रिच होते हैं। तो इसीलिए जो लैंड एक्सेट्रा वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मेल का आगे लीनियज चलाना बहुत ज़रूरी है, पहली बात तो, ठीक है। एंड देन उसके बाद अब जैसे जैसे अमीर हो गए तो सबसे पहले इन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया अपने फ़ायदे के लिए, ना तो सिर्फ ट्रैक्टर चलाने में, नहीं उसके बियॉन्ड भी क्या, जो अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने में। तो अल्ट्रासाउंड मशीन ना तो सिर्फ चलवा सकते थे, ये उसके लिए पे भी कर सकते थे। तो इसीलिए यहाँ पर दीज वर द वेरी वेरी फर्स्ट पीपल। तो उसके बाद कल्चर फॉर्म हो गया कि अब बेटियां हमें चाहिए ही नहीं। तो इसीलिए दैट वाज वन ऑफ द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो अभी आप जैसे देखते हो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन हुआ वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से ही शुरू किया गया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एक्यूट प्रॉब्लम है इस बात की। कि ये जो प्रॉब्लम है ये इट्स अ सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, इट्स अ सोशल इशू। तो ये सोशली ही टैकल होगा, सोशल जो कल्चर बदल के ही टैकल होगा। सरकार बहुत इस पर कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। अब सरकार क्या कर सकती है, सरकार सिविल सोसाइटी को एंगेज कर सकती है, सोशल मूवमेंट चला सकती है, क्योंकि ये सोशल फिनोमेना है। सरकार लॉज को स्ट्रिंजेंट बना सकती है। जो हमारे पास जो ये PCPNDT एक्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन घर तक है ना ले जाना, एंड इसको एक गुड एक इंटेंशन से इम्प्लीमेंट करना, एटीट्यूडनल चेंज प्रोग्राम चलाना और लड़कियों के बर्थ वगैरह सेलिब्रेट करना, इनहेरिटेंस राइट देना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनहेरिटेंस के राइट्स नहीं है। उसके बाद फिजिकल और मेंटल स्पेस में लड़कियों को प्रेजेंट करना, ताकि
क्या हो, स्टेटस में वृद्धि हो लड़कियों की। जब तक स्टेटस में वृद्धि नहीं होगी तो पीपल विल नॉट वैल्यू। तो इसीलिए कुछ कुछ हमारे पास तरीके हैं। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर बात कर लें, थोड़ा बस डेटा ही है कि रिप्रोडक्शन को के रिलेटेड कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी अभी भी जो कॉन्सेप्शन हो रही हैं, जो कंसीव किए जा रहे हैं, अनप्लान्ड है। एंड उसमें से बहुत सारे तो अनवांटेड भी हैं। एंड उसके बाद काफ़ी सारे दे आर डिलीवर्ड एट होम, है ना, डॉक्टर के असिस्टेंस के बिना। तो एंड काफ़ी अब जो हमारे सरकारी प्रोग्राम्स भी हैं, तो बस एक थोड़ी कंपाइलेशन सी है, एक बार बस आप देख लीजिए। जननी सुरक्षा योजना, अब इनको SC ST विमेन सभी पे बिना किसी एज बार के, पहले था ना कि सिर्फ और सिर्फ पहले 2 बच्चों पे मिलेगा आपको, अब कोई ऐसे जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन का बार नहीं है, चाहे आपका 10वां बच्चा भी है तब भी आपको जननी सुरक्षा योजना के बेनिफिट्स मिलेंगे। जो NRHM था, आशा जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होते हैं, जो है ना वर्कर्स हैं ये वाले, आशा वॉलंटियर्स जो, एंड देन ANM जो आयरन फोलिक एसिड, एंड फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रेग्नेंट और लेक्टेटिंग मदर, लोकेटिंग नहीं, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो लेक्टेटिंग मदर को असिस्टेंस देने की बात है। तो ये बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारे देश में इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने को मिलती हैं हमें, ना ही सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारा डेटा और स्टैट्स, हमें काफ़ी सारी चीज़ें उसके बियॉन्ड भी पता लगती हैं जो हम जगह जगह कोट कर सकते हैं। जैसे मॉडल्स मिलते हैं हमें कि क्यों ऐसा हो रहा है, एजिड की प्रॉब्लम क्या है, एजिड पे UN ने क्या कहा, एजिड के बारे में, HeSol के बारे में बात की हमने, और 4 तरह के प्रोग्राम सरकार क्या कर सकती है ना, एजेड के फ़ायदे नुकसान एटसेट्रा, आई डोंट नो क्या क्या हमने देखा। तो ये नोट्स अपने हैंडी रखिए, शॉर्ट इनके जो नोट्स और बना के रखिए, काफ़ी शॉर्ट में पढ़ा है भी हमने, कि ऐसा नहीं है कि पूरे बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। तो लेकिन हाँ, कंटेंट काफ़ी है, तो कंटेंट काफ़ी को रिप्रोड्यूस करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस पर काम कीजिए। बाकी अब ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं चाह रहा हूँ कवर कर देना। ठीक है, मेजॉरिटी 95% जो हमारा अभी सिलेबस खत्म हो चुका है, आई वुड से 95 से भी ज़्यादा, तो क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 मिलाएं तो 98%, कुछ लेकिन टॉपिक्स हैं मैं चाह रहा हूँ कवर करना, वो ग्रेजुअली आई विल कीप एडिंग। ठीक है, एंड मेहनत जारी रखिए, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर्स में बहुत जल्दी। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।